अभी नेक्स्ट टॉपिक इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल ये इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल्स। ये दो टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि अगर प्राइमेट्स में हो रहा है, प्राइमेट्स जैसे कि मंकी, ह्यूमंस, मंकी रिलेटेड स्पीशीज प्राइमेट्स में हो रहा है तो हमें इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल देते हैं। अगर नॉन प्राइमेट्स में ये साइकिल हो रहा है रिप्रोडक्टिव साइकिल तो उसे हम लोग ईस्ट्रस साइकिल बोल देते हैं। ये हम लोग ने चैप्टर नंबर 1 मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा हुआ है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में पढ़ा हुआ है कि प्राइमेट्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, नॉन प्राइमेट्स में ईस्ट्रस साइकिल। नॉन प्राइमेट्स के एग्जांपल हो गए काउ, डॉग, कैट, ये सब। इन सब में हम उनको उसको बोल देंगे ये ईस्ट्रस साइकिल, और नॉर्मल प्राइमेट्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो कभी कभी पूछा जाता है कि ईस्ट्रस साइकिल किसमें फाइंड होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें फाइंड होगा, ये सब ओके, ये इजी क्वेश्चन है। नाउ मेंस्ट्रुअल साइकिल की कहानी चालू होती है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या। पहली बात तो देखो कि वर्ड में आ रहा है साइकिल। साइकिल का मतलब है कुछ तो रिपीटेटिव प्रोसेस है, रिपीटेटिव प्रोसेस है कुछ तो, ओके कुछ तो रिपीट होने वाला है हर बार। क्या होने वाला है? रिपीट साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसीलिए हम लोग इसको पीरियड्स भी बोल देते हैं। पीरियड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो पीरियड्स, उस चीज को पीरियड बोलते हैं। अभी देखो हमारे स्कूल में जैसे होता था फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, हम उसे क्यों बोलते थे पीरियड? कि संडे का फर्स्ट पीरियड क्या है? संडे का तो पीरियड नहीं रहता है। जैसे कि हम लोग स्कूल में रहते थे, जब भी स्कूल में हम लोग बोलते थे कि मंडे का फर्स्ट पीरियड इज साइंस है, साइंस है फर्स्ट पीरियड। क्यों बोलते थे हमें उस पीरियड, उसे पीरियड क्यों बोलते थे? क्योंकि साइंस जो है, जो फर्स्ट है, ये पोजीशन साइंस का, अगले मंडे, हर मंडे को फर्स्ट पीरियड साइंस ही रहेगा हर मंडे को। इसीलिए हम उसे पीरियड बोलते हैं, क्योंकि वो हर बार डेफिनेट टाइम ऑफ इंटरवल के बाद रिपीट होगा। इसीलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल को पीरियड भी बोलते हैं, क्योंकि वो डेफिनेट टाइम ऑफ इंटरवल के बाद रिपीट होता है। इसीलिए सब मेंस्ट्रुअल साइकिल या तो पीरियड्स भी बोल देते हैं। ओके, पीरियड क्यों बोलते हो समझा। अभी पीरियोडिक साइकिल है ये, और एवरेज इज 28 to 29 डेज इन ए नॉर्मल फीमेल। एवरेज है ये, कोई भी चीज हम लोग डेट्स, एमएल्स, ये कुछ भी पढ़ते हैं तो वो एवरेज रहता है 28 to 29। डिफर कर सकता है फ्रॉम 21 to लेके 35 डेज तक डिफर कर सकता है। किसी किसी वुमेन्स में 21 डेज के बीच में हो जाता है, किसी किसी वुमेन्स के बीच में 35 डेज के बाद होता है। तो एवरेज इज 28 to 29 डे। ओके, ना ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की कहानी है बहुत अच्छी और एकदम कॉम्प्लिकेटेड कहानी है। अच्छे से समझोगे तो अच्छा समझ में आएगा, हर क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर कुछ नहीं समझोगे तो कुछ भी नहीं होगा। ये जो ग्राफ दिया है इस बाजू में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस इवेंट्स, सारे जो भी इवेंट्स हैं सब एक साथ इधर बता दिए, सारे इवेंट्स एक साथ एक ग्राफ में बता दिए। इसे बोलते हैं शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स ऐसे होने चाहिए आपके कि एक ग्राफ पढ़ लिया तो पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल के जितने भी एमसीक्यू आएंगे आप पूरे सॉल्व कर लोगे। मैं बताऊंगा, अभी इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने से पहले हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो देखो, हमें पता है कि ना हमारे ब्रेन होता है, पता है हमें ब्रेन, ब्रेन का ही एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। अगर आपने पढ़ा रहेगा तो ब्रेन का ही पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस डायनसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन इज द मिड ब्रेन, मिड ब्रेन का लोअर मोस्ट पार्ट है हाइपोथैलेमस। तो इसीलिए मैंने बोला ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस, मतलब हाइपोथैलेमस इज अ स्मॉल पार्ट। ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। मिड ब्रेन में जो डायनसेफेलॉन है उसमें भी एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ये जो हाइपोथैलेमस है दिस इज पिट्यूटरी इन नेचर, सॉरी दिस इज एंडोक्राइन इन नेचर। ये एंडोक्राइन ग्लैंड है एक, जो कि सिक्रेट करेगा वेरियस हार्मोन्स। ओके, तो हाइपोथैलेमस हो गया। हाइपोथैलेमस से एक स्टॉक निकलता है जिसे बोलते हैं हम लोग इनफंडिबुलम, जो जाके ज्वाइन करता है पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत छोटा ग्लैंड है, बट अपने बॉडी में जितने हार्मोन है उससे आधे से ज्यादा सीक्रेट तो यही करता है पिट्यूटरी। ओके, तो हाइपोथैलेमस से एक स्टॉक निकलता है। ओके, हाइपोथैलेमस से एक स्टॉक निकलता है और जाता है पिट्यूटरी को। फिर हाइपोथैलेमस से निकला स्टॉक उसे बोलते हैं इनफंडिबुलम, गया पिट्यूटरी को। नाउ हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में कनेक्शन हो गया। अभी पिट्यूटरी क्या करेगा, वेरियस हार्मोन्स, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड है, दे विल सीक्रेट डायरेक्टली इनटू द ब्लड। कोई डक्टलेस ग्लैंड है ये सब, तो डायरेक्टली ब्लड में डालेंगे अपने हार्मोन्स। अभी क्या क्या हार्मोन्स निकलेंगे वो देखो। ओके,
अभी क्या होता है देखो, ये हो गया ब्रेन का पार्ट। अभी 4-5 चीजों के बीच में ये साइकिल चलते रहता है, किसके किसके बीच में इंटरेक्शन होता है वो देख समझना बहुत जरूरी है। ये हो गया पिट्यूटरी। उसके बाद आप अगर देखोगे तो हमारे पास आ जाएगा यूट्रस, अपना यूट्रस। यूट्रस इन्वर्टेड पेयर शेप्ड, कैसे ही बना सकते हो आप। अभी यूट्रस के अंदर मैं एक साइडेड ओवरी को, एक साइड ये ओवरी को थोड़ा बड़ा दिखाता हूँ, क्योंकि उसके अंदर मुझे कुछ फॉलिकल्स दिखाने हैं और मुझे उसके अंदर ये करना है, हार्मोन्स दिखाने हैं। तो ये हो गया इनफंडिबुलम, फैलोपियन ट्यूब। फिर एक ओवरी में बहुत बड़ा दिखता है। ऐसा नहीं कि ये फीमेल अबनॉर्मल है, फीमेल है, नॉर्मली फीमेल है, बट मुझे इसमें वेरियस स्टेजेस दिखाने, इसलिए मैंने ऐसा कुछ कर दिया। ये हो गया फिम्ब्रिये, इनफंडिबुलम, फैलोपियन ट्यूब का पार्ट। ओके, ये हो गया अपना यूट्रस। तो पहला तो पिट्यूटरी, ब्रेन, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी हो गया। फिर ये ओवरी वाला पार्ट हो गया, ये हो गया अपना ओवरी। ये हो गया यूट्रस, ये हो गया सर्विक्स, ये हो गया वजाइना। ओके, देखो सबसे पहले बात चालू होती है, देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल प्यूबर्टी में चालू होता है, स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी, ऑब्वियसली प्यूबर्टी में चालू होता है। और प्यूबर्टी इन गर्ल्स इज एट 10 to 12 एज। गर्ल्स में प्यूबर्टी जल्दी आती है, इसलिए बोलते हैं कि गर्ल्स ज्यादा जल्दी समझदार हो जाते हैं। समझदार होने का मतलब क्या है कि प्यूबर्टी उनमें जल्दी आ जाती है, और कुछ नहीं। ओके, प्यूबर्टी उनमें जल्दी आ जाती है। तो गर्ल्स का प्यूबर्टी एज है 10 to 12 ईयर्स में आ जाता है, और बॉयज का 13 to 14 या 14-15 कुछ भी हो सकता है। तो 10 to 12 इज एवरेज। अगेन प्यूबर्टी 10 to 12 ईयर्स में आ जाएगा। तो प्यूबर्टी के ऑनसेट से ही मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू होगा। जैसे ही प्यूबर्टी आएगा, जैसे ही प्यूबर्ट हिट करना रहेगा, तो क्या होगा ना, GnRH विल सिक्रीट द फर्स्ट हार्मोन, जिसे हम लोग बोलते हैं, सॉरी, हाइपोथैलेमस विल सिक्रीट फर्स्ट हार्मोन जिसका नाम है GnRH। अब ये GnRH क्या है पता चलेगा, रुको, बट पहले नाम समझ के लो कि GnRH है, एक हार्मोन है। फिर GnRH जैसे ही सिक्रेट हुआ ना हाइपोथैलेमस से, देखो हाइपोथैलेमस इज अ कमांडिंग, हम बोलते हैं पिट्यूटरी इज अ मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड, बट पिट्यूटरी को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी में जो भी हार्मोन्स है वो सब हाइपोथैलेमस एक हार्मोन भेजेगा, फिर पिट्यूटरी को सिग्नल देगा कि नहीं अभी पिट्यूटरी तो ये हार्मोन भेज। तो हाइपोथैलेमस इज अ मेन डिमांडिंग हार्मोन, मतलब मेन सेंटर ऑफ हार्मोन, कि हाइपोथैलेमस से ही होके सब सिग्नल्स जाते हैं। तो हाइपोथैलेमस ने जैसे ही ऑनसेट ऑफ पिट्यूटरी, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी हुआ, तो हाइपोथैलेमस ने पहले GnRH भेजा, तो पहला ये हो गया। फिर GnRH भेजने के बाद पिट्यूटरी इन रिस्पॉन्स ऑफ GnRH विल सिक्रीट 2 हार्मोन्स, FSH एंड LH। 2 हार्मोन सिक्रेट करेगा, FSH और LH। ओके, अभी FSH को हम लोग बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये 2 हार्मोन सिक्रेट करेगा पिट्यूटरी इन रिस्पॉन्स टू GnRH। ये दोनों हार्मोन्स का मैकेनिज्म क्या है? ये दोनों हार्मोन्स विल एक्ट ऑन द गोनाड्स, भले ही वो मेल में हो फीमेल में हो। अभी तो फीमेल में पढ़ रहे, बट मेल्स में भी यही हार्मोन होता है, FSH LH, गोनाड्स में ही एक्ट करते हैं। इसीलिए इन लोग को बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, इसीलिए इन लोग को बोल देते हैं गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। दोनों को मिला के FSH LH, FSH प्लस LH इज नोन एज गोनाडोट्रोपिन। इसीलिए तो हाइपोथैलेमस क्या करता है ना, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करता है। तो GnRH क्या हुआ, गोनाडोट्रोपिन का G और NRH, GnRH मतलब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस पहले सीक्रेट करता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, मतलब गोनाडोट्रोपिन को रिलीज करो, ऐसा पिट्यूटरी को वो कमांड देता है। ओके,
फिर उस कमांड के मुताबिक पिट्यूटरी पहले एफएसएच सीक्रेट करेगा, फिर एलएच, एफएसएच एलएच एक साथ सीक्रेट होगा। तो आप देख सकते हो जैसे ही हम लोग ने स्टार्ट किया, जैसे फर्स्ट साइकिल होने वाला है, समझो एक फीमेल है अपने पास, स्वाति नाम करके एक फीमेल है, उसको हो गया 10 साल, अभी उसके अंदर ये साइकिल्स हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं, हमें पता चला कि पहले जीएनआरएच सीक्रेट हुआ उसके अंदर, फिर पिट्यूटरी ने एफएसएच और एलएच सीक्रेट किया। और पहली बात तो गोनाडोट्रोपिन ये होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, पिट्यूटरी में भी एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिर्फ 2 हार्मोन बनाता है, वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन वेसोप्रेसिन का इधर मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ काम नहीं है, ओके। एंटीरियर पिट्यूटरी से गोनाडोट्रोपिन रिलीज होता है। तो अभी क्या हुआ देखो, आप देख सकते हो जैसे ही फर्स्ट साइकिल चालू होने वाला है, फर्स्ट साइकिल विल नेवर स्टार्ट विथ मेंस्ट्रुएशन। मतलब देखो कोई भी साइकिल पहली बार मेंस्ट्रुएशन कब होता है, मेंस्ट्रुएशन हम लोग जब भी आगे पढ़ेंगे, मेंस्ट्रुएशन होता है ड्यू टू लैक ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। अभी वो प्रोजेस्टेरॉन लैक किधर से हुआ, अब तक तो प्रोजेस्टेरॉन पे पहुंचे ही नहीं, वो कैसे हुआ अभी पढ़ेंगे हम लोग। तो ये बात हो गई, एफएसएच एलएच आ गया। अभी जब नेक्स्ट इज दिस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये नाम में क्या लिखा है, फॉलिकल, जो नाम है वही काम है। देखो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, उसने गोनाडोट्रोपिन को रिलीज कर दिया, जो नाम है वही काम है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा। हमें पता है, हम लोग ने oogenesis में हम लोग ने देखा था कि कितने सारे फॉलिकल्स बन के पड़े हैं ह्यूमन फीमेल में बिफोर बर्थ ओनली। बिफोर बर्थ ही उनका मल्टीप्लीकेशन, ग्रोथ, फिर आधा मैच्योरेशन मियोसिस 1 तक हो गया है और पड़ा हुआ है ओवरी में, बहुत सारे फॉलिकल्स पड़े हैं, बहुत सारे। हाँ, बट अभी वो 10-12 साल से पड़े हैं ऐसे ही, क्योंकि वो कब से था ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ, और 10 साल अभी प्यूबर्टी में जाके ये हार्मोन्स आए, तो तब तक ये पड़े ही है कितने सारे फॉलिकल्स, ओके। ये सब फॉलिकल्स पड़े हैं, तो इन फॉलिकल्स को डेवलप करना है। अभी इन सब में से हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में 5 से 6 फॉलिकल्स डेवलप होंगे, 5 से 6 फॉलिकल्स डेवलप होंगे हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो दिस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन विल गो एंड, ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये जाएगा एक्ट करेगा फॉलिकल्स के ऊपर, जो प्राइमरी oocytes है उनके ऊपर एफएसएच एक्ट करेगा, फिर उनका फॉलिकुलोजेनेसिस कराएगा। प्राइमरी oocyte बनेगा, फिर सेकेंडरी oocyte बनेगा, टर्शियरी oocyte बनेगा, फिर ग्राफियन फॉलिकल बनेगा, फिर ओव्यूलेशन होगा। ऐसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मेन काम है डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स इन द ओवरी। हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में 5 से 6 फॉलिकल डेवलप होंगे। उन 5 से 6 प्राइमरी फॉलिकल से 4 से 5 सेकेंडरी बनेंगे, ओके, 4 से 5 सेकेंडरी बनेंगे, फिर फिर उनमें से 2 से 3 कुछ टर्शियरी बनेंगे, फिर 1 से 2 ग्राफियन फॉलिकल बनेंगे, ठीक है। ऐसे होता है फीमेल्स में, जैसे कि आप देख सकते हो। और एक बात देखो, फॉलिकुलोजेनेसिस जब फॉलिकल्स बनना चालू होते हैं, oocytes जब oogenesis चालू होता है तभी 7 मिलियन एग सेल्स बनते हैं, 7 मिलियन एग सेल्स बनते हैं। फिर वो कम होके 7 मिलियन बोथ द ओवरीज, फिर वो कम होके 1 लाख पर ओवरी, इतने एग्स रह जाते हैं। ये बिफोर एम्ब्रियोनिक लाइफ, बिफोर बर्थ लिख दो, बिफोर एम्ब्रियोनिक लाइफ नहीं, बिफोर बर्थ 7 लाख रहता है। जब बर्थ के टाइम पे आते आते मतलब उन 9 महीनों में ही इतना कम हो गया, 7 मिलियन से 1 लाख, सोचो कितना कम हुआ है। आफ्टर बर्थ पर ओवरी में 1 लाख रह जाते हैं। फिर आफ्टर बर्थ से आते आते 70,000 पर ओवरी, हर एक ओवरी में 70,000 पर ओवरी एग रह जाते हैं। किसमें, ड्यूरिंग एट प्यूबर्टी। देखो ये 9 महीने में 7 मिलियन से 1 लाख हो गया। फिर ये जब बर्थ हुआ उससे लेके प्यूबर्टी तक 10 से 12 साल तक 30,000 हर एक ओवरी में से कम हो गया, बचा 70। फिर ये 70,000 जो एग बचे हैं उनमें से हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में 5-6 ऐसे यूज होंगे हर ओवरी से ना। कभी ये देखो कैसे होता है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल में, समझो इस साइकिल में ये ओवरी ने रिलीज किया, अगले साइकिल में ये रिलीज करेगा, ये ऐसा एक एक करके साइमल्टेनियसली चलते रहता है इन लोग का। कभी कभी दोनों एक साथ रिलीज कर देते हैं, और अगर वो दोनों एक साथ फर्टिलाइज हो गए तो ट्विंस हो जाते हैं। मोनोजाइगोटिक, डाइजाइगोटिक, अलग अलग प्रकार है, पर एक केस है ट्विंस का
एक केस है ट्विंस का विच इज डाइजाइगोटिक ट्विंस विच आर डिसिमिलर ट्विंस, जो अलग अलग दिखते हैं बट ट्विंस है, जैसे कि एक भाई बहन, नहीं तो दो भाई दो बहन हो सकते हैं बट अलग अलग दिखने वाले, नॉट आइडेंटिकल। तो डाइजाइगोटिक ट्विंस कब भी होगा, जब एक ओवरी इधर से ग्राफियन फॉलिकल भेजेगा, इधर से भी ग्राफियन फॉलिकल भेजेगा, दोनों मतलब दोनों साइड से सेकेंडरी oocyte है दोनों फैलोपियन ट्यूब में, स्पर्म से स्पर्म गया, इंसेमिनेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन भी हो गया गलती से, फर्टिलाइजेशन होने के बाद तो दोनों डाइजाइगोटिक ट्विंस निकलेंगे। तो ये एक केस है ऑफ डाइजाइगोटिक ट्विंस। ओके, तो ये जो मैंने ये बताया, ये जो है कि फॉलिकल 7 मिलियन से 70,000 हो गए, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड फॉलिकुलर एट्रेशिया। फॉलिकुलर एट्रेशिया मतलब फॉलिकल्स अपने आप रिग्रेस होते जाते हैं, जैसे ही समय चलता है फॉलिकल्स अपने आप कम होते होते जाते हैं, फिर एट द एज ऑफ 45 द फॉलिकल्स आर फिनिश्ड, मतलब सब फॉलिकल्स खत्म हो जाते हैं। 5-6 हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितना खत्म होगा, फिर आप कैलकुलेट करो। तो 5-6 खत्म हो जाते हैं, कुछ डीजेनरेट हो जाते हैं, बहुत सारे ये सब होते हैं। देखो 5-6 होने का कारण क्या है कि ना, तो इसको बोलते हैं, बताता हूँ वो कारण, फॉलिकल एट्रेशिया बोलते हैं इस फिनोमेना को। फॉलिकल एट्रेशिया से फॉलिकल्स कम होते होते जाते हैं। ओके, नाउ व्हाई दिस फॉलिकल एट्रेशिया, मतलब इतना ज्यादा करना ही क्यों है आपको, कि देखो पहले क्या रहता था ना, क्वांटिटी हम लोग कर लेते, पहले क्वांटिटी बढ़ जाएगा तो फिर क्वालिटी के ऊपर बात करते। ओके, तो इस केस में भी आप देखो 5 to 6 क्यों डेवलप किया, ताकि 5 to 6 में से फिर हमें चूज करने का, समझो एक ही फॉलिकल डेवलप हुआ, एक ही प्राइमरी फॉलिकल डेवलप हुआ रहता, तो क्या होता था कि एक प्राइमरी फॉलिकल डेवलप हुआ, फिर उसमें कुछ डिफेक्ट आ गया, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ भी जोना पेलिसिडा फॉर्मेशन में, ग्रैनुलोसा सेल्स में उसमें कुछ डिफेक्ट आ गया, या तो क्रोमोसोमल डिफेक्ट, कुछ भी डिफेक्ट आ गया, तो सिलेक्ट नहीं होगा, फिर एम्ब्रायो गलत फॉर्म होगा। तो 2 से 3 ऑप्शन रहेंगे तो अच्छा रहेगा ना। तो इसमें 5 से 6 में से उसमें से जो अच्छा रहेगा वो 4-5 डेवलप होंगे, इन लोग में से जो अच्छा रहेगा वो 2-3 डेवलप होंगे, इसमें से जो अच्छा रहेगा वो डेवलप होगा, इन दोनों में से जो अच्छा रहेगा वो जाके सेकेंडरी oocyte बनाएगा, रिलीज होगा ओवम में। तो ऐसा सिलेक्ट सिलेक्शन कर करके एकदम बेस्ट टू बेस्ट ओवम पर मेंस्ट्रुअल साइकिल निकलता है फ्रॉम ईच ओवरी, फ्रॉम आइदर ओवरी। ओके, तो ये हो गया अपना फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने क्या किया, फॉलिकल्स को डेवलप कराया, फॉलिकल्स डेवलप हो गए फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी, हम लोग ने फॉलिकल्स डेवलपमेंट पढ़ा है। देखो इस डायग्राम में अभी देखेंगे तो FSH आ गया, इधर FSH एक्ट किया, पहले FSH आया, उसका कंसंट्रेट देखो, दिस ग्राफ इज नोन एज, एक ही ग्राफ में सब दे दिया इन लोग ने। ओके, देखो दिस इज पिट्यूटरी हार्मोन्स का रेंज दिया है, पिट्यूटरी हार्मोन्स का लेवल्स कब बढ़ता है कब खत्म होता है। ओके, ये ओवेरियन इवेंट्स दिए हैं, ओवरीज में क्या इवेंट हो रहा है, फिर ओवेरियन फॉलिक हार्मोन लेवल, ओवरी से क्या हार्मोन निकल रहे हैं, और यूट्राइन इवेंट्स क्या आ रहे हैं, और नंबर ऑफ डेज इन अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो पहला डे, 3rd डे, 7th डे, देखो इस फीमेल में पहले मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, मतलब इधर जो बताया कि ये साइकिल जो स्टार्ट हुआ है, मेंस्ट्रुएशन से साइकिल स्टार्ट हुआ है, हमारे केस में नहीं होगा, क्योंकि स्वाति ने पहला, हम लोग मेनार्क से पढ़ रहे हैं ना, तो मेनार्क में पहला नहीं हो, ये नॉर्मल साइकिल दिया, रिपीटेटिव साइकिल। तो देखो पहला मेंस्ट्रुएशन वाला छोड़ दो, मेंस्ट्रुएशन बताता हूँ मैं बाद में, पहले देखो FSH आया, FSH का लो लेवल चालू हुआ, FSH मतलब इतना भी लो नहीं है, फिर भी ठीक ठाक लेवल से चालू हुआ। देख सकते हो आप इस केस में LH का लेवल कम है, FSH ज्यादा है, FSH ज्यादा रहता है क्योंकि फॉलिकल स्टिमुलेट करने, LH का काम बीच में आएगा। FSH ने आया, FSH आके क्या किया उसने, FSH आके डेवलपिंग फॉलिकल्स, FSH स्टार्टेड डेवलपिंग द फॉलिकल्स। देखो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी में बना, सेकेंडरी टर्शियरी में बना, और अर्ली टर्शियरी से ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल बन गया। ये हो गया FSH के काम में। अभी हमें पता है फॉलिकल्स में, इस मैच्योर फॉलिकल में इंटरनल थीका करके एक है, थीका इंटरना से हमें पता है कि थीका इंटरना से क्या निकलता है माय गाइस, थीका इंटरना से निकलता है ईस्ट्रोजन, थीका इंटरना से निकलता है ईस्ट्रोजन। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे फॉलिकल डेवलप हो रहे हैं, ईस्ट्रोजन का लेवल भी राइज हो रहा है, जैसे ग्राफियन फॉलिकल बन गया, मैंने बोला था कि सेकेंडरी oocyte में ग्राफियन और थीका इंटरना बनना चालू होता है, इसीलिए देखो इधर से ही बढ़ना चालू हो गया, टर्शियरी में बढ़ा, ग्राफियन फॉलिकल जैसे ही बन गया, ईस्ट्रोजन का लेवल इज एट अ पीक, ईस्ट्रोजन का लेवल पीक हो गया। तो ग्राफियन फॉलिकल थीका इंटरना बनने के कारण ही ईस्ट्रोजन भी बढ़ गया।
फिर देखो एफएसएच का मेन एक्टिविटी आपको देखने मिलेगा स्टार्टिंग में और एलएच में। ओके, इसमें 4 ग्राफ्स है। 4 ग्राफ किसके किसके? एफएसएच, एलएच, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन। 4 ग्राफ्स में एफएसएच और ईस्ट्रोजन, इन दोनों का 2 पीक्स मिलेगा आपको। इसका भी 2 पीक मिलेगा, इसका भी 2 पीक मिलेगा ग्राफ में, इसका 1 पीक मिलेगा आपको। कैसे और कहाँ बताता हूँ। देखो एफएसएच का 1 पीक तो आपको देखने मिल गया स्टार्टिंग में ही, एफएसएच क्योंकि उसकी वजह से फॉलिकल डेवलप होगा। फिर ईस्ट्रोजन का 1 पीक आपको देखने मिल गया इधर बीच में, जब भी ग्राफियन फॉलिकल बन गया जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन। अभी हम लोग ने बोला गोनाडोट्रोपिन से एफएसएच का तो काम हो गया। एलएच का क्या काम है? एलएच का काम है ओव्यूलेशन कराना। LH is known as ovulating hormone, मेन LH सर्ज होता है। दिस देखो LH पहले कम था, धीरे धीरे था, फिर LH धीरे धीरे एट द मिड फेज आते जैसे कि 7th डे गया, 9th 11th 13th 14th डे पे, जनरली अगर 28 डे का साइकिल ले तो मिड डे में आके 14th डे में दिस इज नोन एज ओव्यूलेशन फेज। ओव्यूलेशन फेज पे जाके ये हो जाता है। LH इतना बढ़ जाता है कि ना बोलो मत, LH सर्ज बोलते हैं इस केस को, LH सर्ज। इतना LH हो जाता है एट द मतलब 14th डे ना, उसके एक दिन पहले से, मतलब 13th से 15th डे में LH का क्वांटिटी, LH का लेवल्स हाई इन फीमेल, LH सर्ज हो जाता है। LH सर्ज होगा तब जाके ग्राफियन फॉलिकल विल रप्चर एंड ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस। LH सर्ज देखो, LH सर्ज हुआ, LH सर्ज होने के कारण पिट्यूटरी हार्मोन LH ज्यादा बढ़ गया, उसके कारण ओवेरियन इवेंट क्या हुआ, फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होके ओव्यूलेशन हो गया, सेकेंडरी oocyte इज रिलीज्ड। सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया, फिर जो ग्राफियन फॉलिकल का बचा वो डेवलप हो गया किसमें? कॉर्पस ल्यूटियम में। कॉर्पस ल्यूटियम देखो येलो कलर बॉडी आपको दिख रहा है, येलोइश दिख रहा है। येलो कलर बॉडी ड्यू टू ल्यूटीन, जो हम लोग ने पढ़ा था ल्यूटीन, उसमें ल्यूटीन पिगमेंट होता है, ल्यूटियल सेल्स होते हैं जिसमें ल्यूटीन पिगमेंट होता है, जिसके कारण से वो येलो दिखता है, कॉर्पस ल्यूटियम। अभी देखो LH का तो लेवल हो गया, अभी FSH मिड सेट मतलब बीच में आते आते थोड़ा कम हो जाता है और FSH भी थोड़ा बढ़ जाता है। अब तो सेकेंड पीक ऑफ FSH इज सीन ड्यूरिंग दिस ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन के टाइम पे LH, FSH और ईस्ट्रोजन भी बढ़ जाता है, क्योंकि ईस्ट्रोजन किससे वजह से क्रिएट हो रहा है? थीका एंटेना। थीका एंटेना अभी भी है, थीका एंटेना ओव्यूलेशन तक है, ओव्यूलेशन तक थीका एंटेना है। फिर थीका एंटेना मतलब जब भी ग्राफियन फॉलिकल टूटेगा तो थीका एंटेना भी फट जाएगा। थीका एंटेना फटने के बाद ईस्ट्रोजन विल डिक्रीज डाउन। ओके, ईस्ट्रोजन इज डिक्रीज डाउन। तो देखो ईस्ट्रोजन का 1 पीक आपको देखने मिल गया ड्यूरिंग ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। इसलिए कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है कि व्हाट कॉजेस ओव्यूलेशन। तो आप देख सकते हो ओव्यूलेशन किसके किसकी वजह से हुआ है। ओव्यूलेशन इज कॉज्ड ड्यू टू LH सर्ज। FSH के सर्च के नहीं बोलेंगे, LH सर्च बोलेंगे, एंड इंक्रीज इन लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन। एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में है, जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन है कि व्हाट कॉजेज ओव्यूलेशन। उसमें LH सर्च करके कोई ऑप्शन है ही नहीं, उसमें बहुत सारे ऑप्शन है, उनमें से एक ऑप्शन था कि इंक्रीज इन लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन कॉजेज, इंक्रीज इन लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन कॉजेज द ओव्यूलेशन। तो आप यही मत याद रखो कि LH सर्च से ही होगा ओव्यूलेशन, नहीं। ओव्यूलेशन इज ऑल्सो कॉज्ड ड्यू टू इंक्रीज इन ईस्ट्रोजन लेवल। नाउ अभी हम लोग ने मिड फेज तक आ गए। अभी तक ये जो 4th हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, ये नील है, कुछ भी नहीं है। देखो एकदम 0 लाइन पे चल रहा है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन को क्या बोलते हैं हम लोग गाइस? प्रोजेस्टेरॉन को हम लोग बोलते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन इज प्रेगनेंसी हार्मोन। प्रेगनेंसी हार्मोन अभी तक आया ही नहीं, क्योंकि सेकेंडरी oocyte अब तक कुछ पहुंचा ही नहीं था फैलोपियन ट्यूब में। अभी प्रेगनेंसी हार्मोन का काम आएगा, क्योंकि अभी प्रेगनेंसी हार्मोन सिक्रीट होना चालू करेगा। देखो LH और FSH पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, ये हम लोग बोल देंगे ओव्यूलेशन से पहला, 14th डे से पहला प्री ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेशन के बाद पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। प्री ओव्यूलेटरी फेज को हम लोग बोलते हैं फॉलिकुलर या तो पॉलिफेरेटिव फेज, फॉलिकुलर या तो पॉलिफेरेटिव फेज। और ओव्यूलेशन के बाद हम लोग बोलते हैं ल्यूटियल फेज, फॉलिकुलर फेज या पॉलिफेरेटिव, क्योंकि फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं इसलिए फॉलिकुलर फेज। पॉलिफेरेटिव मतलब पॉलिफरेशन बढ़ रहा है कुछ, तो फॉलिकल्स बढ़ रहे हैं इसलिए पॉलिफेरेटिव फेज। नेक्स्ट इज ल्यूटियल फेज, क्योंकि उसमें ल्यूटियल सेल मतलब जो कॉर्पस ल्यूटियम है उसमें ल्यूटियल सेल्स है, इसीलिए इसको ल्यूटियल फेज बोल देते हैं। और ये सिक्रीटरी फेज है, क्योंकि इसमें सिक्रीशंस बढ़ जाता है। एंडोमेट्रियम है, जो एंडोमेट्रियम सिक्रीटरी होके ग्लैंडुलर हो जाता है।
ओके, ये हो गया ल्यूटियल फेज या सेक्रेटरी फेज। सेक्रेटरी फेज आफ्टर ओव्यूलेशन, और 14th डे पे ओव्यूलेशन है जनरली। ओके, तो अभी तक ओवरी में क्या क्या काम हुआ है? ओवरी में काम हो गया, फॉलिकल डेवलप हो गया, रप्चर हो गया ओव्यूलेशन, और रप्चर होने के बाद सेकेंडरी oocyte आ गया फेलोपियन ट्यूब में, जिसमें उसका फर्टिलाइजेशन होगा नहीं होगा देखेंगे। और जो ये था ग्राफियन फॉलिकल का रिमेन्स था, वो हो गया कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज। अभी कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट करेगा प्रोजेस्टेरॉन। हमें पता है कि ईस्ट्रोजन का सोर्स है थीका इंटरना, और कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट करेगा प्रोजेस्टेरॉन। दिस प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेटेड फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटियम, इसीलिए आप देख सकते हो जैसे जैसे कॉर्पस ल्यूटियम बढ़ रहा है प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ रहा है। यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल एक बढ़ गया, एक ही पीक आने वाला है प्रोजेस्टेरॉन का, जिससे और भी सेक्रेटरी फेज में। सेक्रेटरी फेज क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का मेन काम क्या है? प्रेगनेंसी के लिए तैयार करना। प्रेगनेंसी हार्मोन है तो प्रेगनेंसी के लिए तैयार करेगा। तो देख सकते हो आप, पहले जो एंडोमेट्रियम एकदम नॉर्मल लाइनिंग था एंडोमेट्रियम का, जिसमें इतना कुछ ब्लड वेसल्स भी नहीं थे, जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन आया बिकम्स ग्लैंडुलर टिब्यूलर, एकदम ग्लैंडुलर और टिब्यूलर हो गया, ताकि अगर एंडोमेट्रियम एकदम फ्लफी कुशन जैसा हो गया। देखो पहले इतना लेवल था थिकनेस का, थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम वाज दिस मच थिकनेस। जब भी मतलब ओवम फर्टिलाइज होके आएगा तो वो उसको बैठने के लिए, अभी घर में आपके मेहमान आते हैं तो आप बैठने के लिए कुछ ऑफर करोगे, एक सीट, चेयर, कुशन, तो उसी तरह से ओवम को बैठने के लिए कुशन सप्लाई करेगा। तो इतना फ्लफी और इतना थिक हो जाता है एंडोमेट्रियम, और ग्लैंडुलर हो जाता है। ग्लैंडुलर क्यों होता है? ग्लैंडुलर होता है क्योंकि उसके सिक्रीशन के वजह से ही, ग्लैंड्स के सिक्रीशन की वजह से ही वो जिंदा रहेगा ना, ओवम को न्यूट्रिशन मिलेगा ग्लैंड के सिक्रीशन से। तो इसमें ग्लैंडुलर्स हो जाते हैं बहुत सारे। तो प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है? फॉर प्रेगनेंसी, प्रोजेस्टेरॉन का काम है प्रेगनेंसी मेक एंडोमेट्रियम सिक्रीटरी, एंडोमेट्रियम को सिक्रीटरी इन नेचर बनाना है, सिक्रीटरी। ईस्ट्रोजन जो इधर सिक्रीट हुआ था ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेजेस, ईस्ट्रोजन थोड़ा थोड़ा एंडोमेट्रियम का मरम्मत चालू करता है, क्योंकि अगर पहला मेंस्ट्रुएशन हो रहा है तो कुछ तो हुआ नहीं रहेगा। अगर दूसरा या तीसरा मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल्स में होता है तो उस केस में पहले मेंसेस हो गया रहता है, तो उस केस में थोड़ा थोड़ा जर्नी चालू हो जाता है, ईस्ट्रोजन के अंडर में ही थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट चालू होता है। बट एंडोमेट्रियम को सिक्रीटरी और गुड फॉर प्रेगनेंसी कौन बनाता है, मतलब इम्प्लांटेशन के लिए सुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन कौन बनाता है? प्रोजेस्टेरॉन, मेन काम उसका है। तो अभी हम लोगों ने देखा प्रोजेस्टेरॉन एकदम नील फेज से चालू हुआ, जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बना, आफ्टर ओव्यूलेशन डेवलप एकदम हाई पीक पे चला गया। फिर 2 से 3 दिन वेट करेगा कॉर्पस ल्यूटियम। कितना वेट करेगा बेचारा? अभी कॉर्पस ल्यूटियम अगर स्पर्म नहीं आया तो कॉर्पस ल्यूटियम टर्न्स इनटू कॉर्पस एल्बिकन्स विच रिग्रेस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम विच कन्वर्ट्स इनटू, देखो जैसे साइज खत्म हो गया, रिग्रेशन हो गया, और ये बन गया कॉर्पस एल्बिकन्स। कॉर्पस एल्बिकन्स इज अ वाइट बॉडी एंड इट डज नॉट सीक्रेट प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन बंद हो गया, तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल आप देख सकते हो, प्रोजेस्टेरॉन कम हो गया क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन कम हुआ, क्योंकि देखो प्रोजेस्टेरॉन तो कम हो गया, अभी उसके वजह से क्या होगा? देखो पहले तो ईस्ट्रोजन बढ़ा, फिर कम हो गया आफ्टर, क्योंकि थीका इंटरना रप्चर हो गया। फिर जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करना चालू होगा, प्रोजेस्टेरॉन से वापस ईस्ट्रोजन का और एक पीक आपको एट द लास्ट देखने मिलेगा, क्योंकि इस फेज में फर्टिलाइजेशन का चांसेस बहुत है। मतलब बॉडी इज एक्सपेक्टिंग कि इस फेज में इतना सारा हार्मोन, प्रेगनेंसी हार्मोन, ईस्ट्रोजन हार्मोन हो, ताकि अगर फर्टिलाइजेशन हो तो एम्ब्रायो रप्चर ना हो। तो इस केस में प्रोजेस्टेरॉन बढ़ जाता है और ईस्ट्रोजन भी लास्ट में थोड़ा बढ़ जाता है। तो ईस्ट्रोजन का 2 पीक किधर है? पहला ओव्यूलेशन के टाइम पे, दूसरा सिक्रेटरी फेज में। प्रोजेस्टेरॉन का 1 पीक किधर है? सिक्रेटरी फेज में। ओके, एफएसएच का फर्स्ट पीक ड्यूरिंग फॉलिकल स्टिमुलेटिंग स्टार्टिंग में, और एक एलएच के साथ, और एलएच का एक ही पीक है ड्यूरिंग एलएच सर्च ओव्यूलेशन। तो इस तरीके से मैंने सबके पीक्स बता दिए आपको विथ लॉजिक कि किधर क्या आने वाला है, उसकी वजह से किधर क्या इफेक्ट देखने मिलेगा। और ये जो गोनाडोट्रोपिन है ना, एलएच और एफएसएच, इन दोनों का ये लास्ट में थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि सिक्रेटरी फेज में एलएच एफएसएच का काम नहीं है। एफएसएच एलएच का काम ओव्यूलेटरी, प्री ओव्यूलेटरी फेज में है, ओव्यूलेशन होता है, फिर उसके बाद ल्यूटियल फेज में। सो ओवर हियर आप देख सकते हो कि
ये सब हार्मोन्स के लेवल्स के वेरिएशन हो गया। फिर इसके बाद क्या होता है ना, इन सब प्रोसेसेस के बाद क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम जब भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, नो फर्टिलाइजेशन, कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट्स। कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होने के बाद एल्बिकन्स बन गया, एल्बिकन्स प्रोजेस्टेरॉन नहीं सीक्रेट करेगा, प्रोजेस्टेरॉन के रिग्रेशन के कारण से ही मेंस्ट्रुएशन चालू हो जाता है। क्योंकि जो देखो ये एंडोमेट्रियम जो पॉलिफरेट होके था, इसमें ब्लड वेसल्स बहुत सारे आपको देखने मिल रहे हैं, बहुत सारे ब्लड वेसल्स, वैस्कुलर हो गया, ग्लैंडुलर हो गया स्ट्रक्चर, तो इसमें ग्लैंड्स में वेसल्स, सिक्रीशन सब है। अभी जबकि प्रेगनेंसी नहीं हुआ तो ये सब टेम्पररी है, ये सब रुकेगा नहीं, तो ये सब रिग्रेस हो जाएगा और वो सब निकल जाएगा, और सेकेंडरी oocyte प्लस द ब्लड फ्रॉम दिस ब्लड वेसल्स रप्चर होके निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ मेंसेस, एंड दिस मेंस्ट्रुएशन विल स्टार्ट एट द 28th डे अप्रोक्सीमेटली, एवरेज 28 डे में, और ये 28 डे में चालू हो जाएगा। तो फिर इसीलिए फिर क्योंकि एट द एंड ऑफ द साइकिल मेंस्ट्रुएशन चालू हो गया, तो मेंस्ट्रुएशन को हम लोग पहले ले लेते हैं। फर्स्ट 5 days आर ऑफ मेंस्ट्रुएशन, कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे अभी जब भी हम लोग, तो फर्स्ट 5 days ऑफ मेंस्ट्रुएशन, फिर बाकी पॉलिफरेशन, 14th डे पे ओव्यूलेशन, फिर पोस्ट ओव्यूलेटरी। तो दीज आर द वेरियस इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। कैसे हार्मोन्स लेवल्स चेंज होते हैं, कैसे क्या होता है, हमें पता चल गया। ओवरियन हार्मोन्स कौन कौन है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ओवेरियन हार्मोन्स जो कि ओवरी में होते हैं, और ओवरी में कहाँ से निकलते हैं मैंने बता दिया है आपको। यूट्रस में क्या क्या काम होता है, यूट्रस में क्या क्या डेवलपमेंट होता है वो पता चल गया आपको। पिट्यूटरी से क्या हार्मोन निकलता है, हाइपोथैलेमस से क्या हार्मोन निकलता है, ये सब पता चल गया। तो दिस चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जब भी आप दूसरी बार देखोगे इस चार्ट को, आपको समझ में आना चाहिए कि किधर क्या पीक है, ईस्ट्रोजन का पीक इधर क्यों है, सेकेंडरी पीक इधर क्यों है, टर्शियरी पीक मतलब एफएसएच के कितने पीक से ये। तो एफएसएच के 2 पीक से मैंने बताया आपको, ईस्ट्रोजन के 2 पीक है, एलएच और प्रोजेस्टेरॉन के एक पीक है, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दिया।